दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा। लेकिन मैं ज्यादा जिद नहीं करती हूँ। यही है। कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद है। काफियों को सुनती हूँ, तो जैसे मैं जाकिर खान को भी बहुत सुनती हूँ। आई थिंक हर्ष गुजराल से तो मेरी बात भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप किसी इवेंट पे आए, और मैंने कहा मुझे भी बहुत आने का मन है, लेकिन वो कहे बस मुझे पहले से पता होना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा देख के बात करूँ। हाँ, यहाँ तो ये लड़के स्टेज पे छुट्टा गालियां। भजन कैसे सिलेक्ट होते हैं? तो राम आएंगे भजन बहुत ट्रेंडिंग हो चुका था उस वक्त जी। और मेरे कुछ फैंस ने मुझे मैसेज किया था कि हम चाहते हैं आपकी आवाज में हम ये सुन। कैसा था जया के लिए पहली बार व्यास गद्दी पर बैठना? पहली बार मैं खेल रही थी व्यासपीठ से बैठने से पहले, तो कुछ लोग मुझे देख के कर रहे यही कथा करेगी ना, तो बच्चों के साथ खेल रही है। किस तरीके की टिप्पणियां सुननी पड़ी? बचपन में एक तो बेटी को घर घर नहीं ले जाना चाहिए, वरना जब नाम करेगी तो पता चलेगा, तो उनके लिए लगता था उनको कि ये नाम खराब करेगी, और वो वेट कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हो और हम बताएं कि तुमने गलत किया अपनी बेटी को इतना आगे ले जाके। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। जया किशोरी जी खबरों में आई कि कोई पुरुष उनकी मर्जी के बगैर उनको तंग कर रहा है, क्या हुआ था? पिछली जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ था। एक चेहरा ऐसा नजर आ रहा है जो बहुत रेगुलरली दिख रहा है आपको। एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा, और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था। और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी। मैं जो सिक्योरिटी के साथ घूमती है वो अगर इस हद तक परेशान हो सकती है तो एक नॉर्मल लड़की क्या करती होगी? ये ऑनलाइन भगत समेत कई लोग और खुद को भक्त कहने वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से आपका रिश्ता तय करते हैं। इस अफवाह से आपको चिढ़ होती है? हाँ। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दुनिया के तर्क काम नहीं कर रहे हैं ठीक ठीक। यूं उंगली रखकर देखें तो कुछ नरम है, कुछ गरम है, और कभी आँख खुल जाए तो एहसास हो कि ये सपनों की दुनिया है। पर आँख खुले कैसे? क्यों? क्योंकि मेरी नाक पे किसी शरारती बच्चे की उंगलियां जकड़ी हुई हैं। दादाजी तंग हो रहे हैं। ये हमारी आज की मेहमान का पहला परिचय है जो उनकी लोक छवि से बहुत उलट है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा कहती हैं। कथा जिसमें माया है लेकिन विदेह भाव के साथ है। कथा जिसमें चंचलता है पर उसका प्राण तत्व निर्मलता है। कथा जो शुरू हुई, श्रवण हुआ कि कैसे हाथी ने कातर होकर ईश्वर को पुकारा, विष्णु को पुकारा। कथा जिसको सुनते सुनते मेरे घर के शिव, मेरे पिता रोने लगते थे, ये बच्ची ने देखा। रोना जिससे उसे गुरेज नहीं है, क्योंकि यदि मन में भाव है और उसका प्रकटीकरण इसी जल के थ्रू हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? और कितना साहस रखें। आप नारायण सेवा संस्थान में जाते हैं, कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलते हैं तो सारे तर्क बेदम हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं। वहाँ भले ही मुस्कुरा दें, ढाढ़स बंधा दें, जब निपट अपने एकांत में होते हैं, अपने कृष्ण तत्व के साथ होते हैं, तब तो आंसू निकलते ही हैं। पर आंसू हमेशा करुणा के नहीं होते हैं।
कई बार निपट स्वाद के होते हैं, क्योंकि फुचका वाले भैया ने पानी जरा तीखा बना दिया है। समझ में नहीं आ रहा है, सीसी करें, आंसू रोकें या कह दें एक और। ये जीवन की कहानी है, ये जीवन के सब रसों की कहानी है और इसमें खूब संघर्ष है। हमें और आपको मुस्कान दिखाई देती है, हमें और आपको स्वर सुनाई देते हैं, हमें और आपको अध्यात्म और शास्त्र का और वात्सल्य का संगम दिखता है। हमें नहीं दिखता है कि उस एक बच्ची ने जब पहली बार व्यास गद्दी पर अपने आप को आसीन किया तो क्या क्या सुना। क्योंकि शास्त्रों के जानने वाले, यहाँ मैंने मानने वाले नहीं कहा, मानते तो पुरुष और प्रकृति के भेद के बावजूद इस तरह की टिप्पणियां नहीं करते। खूब कहा, एक लड़की का व्यास गद्दी पर क्या काम है। लेकिन सृष्टि में इस तरह के भेद नहीं है, सृष्टि में बहुलतावाद का श्रृंगार है, सत्कार है। तो वो तमाम सेक्सिज्म, तमाम आरोपों, तमाम कमेंट्स, तमाम टॉन्ट्स, तमाम टिप्पणियों के बावजूद आगे बढ़ती रही, क्योंकि वो जिनकी कथा कह रही थी वो भी तमाम आरोपों और लांछनों के बाद आगे बढ़ते रहे। भला किसका जीवन ऐसा होगा कि जिसके पैदा होने की भविष्यवाणी भर से उसके परिवार पर संकट आ जाए। ये कृष्ण का जीवन है, जिन्हें लांछन लगे। किसी ने कहा कि मेरे बेटे मर गए, किसी ने कहा कि मुझे जंगल में वन वन भटकना पड़ा, किसी ने कहा भरे दरबार में मेरी अस्मिता पर उंगली उठाई गई। कृष्ण मुस्कुराते रहे, कृष्ण कर्म करते रहे और उस कर्म में निष्काम भाव जोड़ते रहे। और उन्हीं कृष्ण की कथा को कहकर पूरे देश में मशहूर हुई हैं हमारी आज की मेहमान। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हमारी आज की मेहमान हैं जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना सुंदर इंट्रोडक्शन तो मेरा आज तक कभी नहीं हुआ है। आई विल रिमेंबर दिस ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बुलाते हैं घर पे आपको? जया। चेतना ने हमें सब बता दिया है। मेरे पापा मुझे जग्गू बुलाते हैं, मेरी बहन मुझे, क्योंकि जब मूवी निकली तो फिर जग्गा डाकू तो मेरा नाम है। कुछ मुझे वसूली भाई बुलाते हैं क्योंकि मैं उनकी मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ। मुकेश तिवारी जी की? हाँ जी, वसूली भाई की। हाँ, उन्होंने वो रोल हाँ, वो किया जो है। रोल है वो रोल की। कैसे करते हैं वो? जब वो गाना गाते हैं ना, आई थिंक उनका एक सीन है, जेल में रहते हैं वो, तब वो गाते जब से तेरी नैना मेरी नैनो से लागी रे, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल भी निकलना है। तो ये कुछ कुछ नाम है मेरे घर पे। पर ऐसे आई थिंक अधिकतर सब जया ही बुलाते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है सबको तो फिर ये नाम लिए जाते हैं, क्योंकि मेरा नाम एज इट इज़ इतना छोटा है तो इसको और छोटा करने की ज़रूरत है नहीं। चेतना का छोटा कर दिया सबने, छोटू बोल दिया। हाँ, उसको छोटू, चिंकी इस नाम से बुलाते हैं। चेतना जया की छोटी बहन का नाम है। हाँ जी। और हमारी राजदार भी। और आई किशोरी होप उसने ज़्यादा नहीं बताया हो आपको। नहीं, अभी धीमे धीमे सब प्रकट होगा। किशोरी मेरे घर में एक बहुत बुजुर्ग आते थे, पापा उन्हें बहुत मानते थे, अपना गुरु जैसा मानते थे। तो कहते हैं ना, जब दादाजी वगैरह होते हैं तो उनको घर का बच्चा, बेटा तो सबको कन्हैया लगता है। सब बेटा होता है तो नंद उत्सव मनाया जाता है, बेटियों के लिए कुछ मनाया नहीं जाता ऐसा। पर जब वो मुझे घर में खेलता देखते थे तो वो मुझे किशोरी बुलाते थे। किशोरी राधा जी का नाम है, तो उनको लगता था जब घर का बेटा कान्हा हो सकता है तो बेटी राधा क्यों नहीं हो सकती। तो जब मैं इस अध्यात्म जगत में मैंने प्रवेश किया था तो सबने कहा था कि नहीं, कुछ ऐसा ऑडिशन होना चाहिए। और तब मुझे लगा था और मेरे पापा को लगा था कि फिर ऑडिशन हमारे मन का नहीं होना चाहिए, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद होना चाहिए। क्या नाम था तो मैंने जया किशोरी रखा था। मुझे तो ठीक से नाम नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी थी।
तो पापा ने मुझसे कहा कि वो दादाजी, क्योंकि मैंने दादाजी दादाजी ही कहती थी कि दादाजी आ गए, दादाजी बैठे हैं, दादाजी खिलाइए, दादाजी पिलाइए। तो मुझे ऐसा लगता है पापा ने कहा कि उन्हीं का आशीर्वाद है और वो किशोरी कहते थे तो इसी नाम से आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। पर जो आपके अपने दादाजी थे उनको आप बहुत तंग करती थी। जी देखिए, मैं ज़्यादा तंग नहीं करती थी, पर उनकी आदत थी सब शैतान बच्चे यही सर कहते हैं ढक जो के साहब। सोने की, और उनकी नाक बहुत लंबी थी। मुझे सबसे पहले वही, तो मैं सबसे पहले जाके वही पकड़ती थी और फिर वो जोर से चिल्लाने लग जाते थे कि वो मारवाड़ी में कहते कि अरे बारे मारी नाक। तो बस क्योंकि मैंने देखिए ज़्यादा समय बिताया नहीं है दादाजी के साथ, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे, मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैं यही सब कर सकती थी कि उनकी गोदी में बैठना, उनको पकड़ते रहना, उनके चेहरे को पकड़ना। तो दादाजी के साथ मैंने ज़्यादा समय नहीं बिताया, मैं अपनी दादी के साथ बहुत समय बिताया है। तो उनके क्या साथ नाम था दादी का? गीता देवी गीता जी। तो उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पापा बाहर काम करते थे उस वक्त, क्या काम सिलीगुड़ी करते? में काम करते थे। उनका उस वक्त जो चाय की पत्तियों का कार्य होता है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग काफ़ी जाते थे, और मम्मी भी कई बार उनके साथ रहती थी क्योंकि वो अकेले रहते थे। तो मैंने अपना अधिकतर समय दादा दादी के साथ ही बिताया है, इसलिए मुझे बचपन से भगवान की कहानियाँ, क्योंकि उनको वही आती थी, वो मुझे वही सुनाते थे और वही खिलाते थे, वही सुलाते थे, तो मैंने ज़्यादा समय उनके साथ बिताया है। पहली कहानी जया कौन सी याद आती है जो बिल्कुल आपको लगा कि ये छुटपन में सोते जगते खेलते ये कहानी सुनी थी? गजेंद्र मोक्ष की कहानी जो आपने कही, मेरी दादी, मेरी बुआ मुझे ये कहानी भजन सहित सुनाते थे। तो जो भजन, मैं भजन भी गाती हूँ इसको, और मैं वही भजन गाती हूँ जो मेरी दादी गाती थी उस वक्त। तो और भी नए भजन हैं, पर मुझे था कि मुझे वही कहानी और वही भजन गाना है जो मैंने सबसे पहले सुना था, क्योंकि बच्चों को जानवर अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कि एक हाथी था, बहुत बड़ा था, वो ऐसा दिखता था, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को कि अरे ऐसा क्या हो गया। फिर एक मगरमच्छ आया, उसने आपके पैर को पकड़ लिया, हाथी ज़ोर से रोने लगा। तो मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगी थी, और भगवान आए थे मदद करने के लिए। तो वो मेरी पहली कहानी थी ज़िंदगी की, जिससे मुझे लगा था कि आप को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप भगवान को रो के बुला लो, वो आ जाएंगे आपका काम करने के लिए। तो ये दो चीजें स्थायी हो गई, रोना भी जी, और भगवान। भगवान के लिए रोना। मेरे पापा ने भी यही सिखाया, दादी ने भी यही सिखाया, दुनिया के आगे कभी नहीं रोना, जितना रोना है, जितना मांगना है, भगवान के सामने करना। तो मैंने यही किया। मुझे तकलीफ होती है, मैं रो भी रही हूँ, तो मैं उनके ही सामने रोती हूँ कि आप ही ठीक करो क्या करना है। आपने ठीक करने का जिक्र किया। जया किशोरी जी सोशल मीडिया पे खूब चर्चाओं में रहती हैं, अपने भजन की वजह से, अपने प्रवचनों की वजह से खबरों में आई, और जिस वजह से खबर में आई, ये वो वजह है जया जो हमारे देश की बहुत सारी लड़कियों को फेस करनी पड़ती है कि कोई पुरुष उनकी मर्जी के बगैर उनको तंग कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, उनकी निजता में दखल, उनको मानसिक अवसाद देना, उन पे अजीबोगरीब टिप्पणियाँ करना। और तब जब वो खबर आई तो वैसी थी कि आप लखनऊ में कार्यक्रम कर रही गन्ना संस्थान में, स्टेज पे पहुंच गया और फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। क्या हुआ था? ज़्यादा देखिए, मैं इस पूरे टॉपिक पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती अभी, क्योंकि कार्रवाई चल रही है जी, और वही सब काम हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि नज़ीर बने जी, और सब लड़कियों में ये हिम्मत आए कि कोई अगर तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तंग कर रहा है, तो शिकायत करो, जी, डोंट, बर्दाश्त मत करो। तो हमने जब एक्चुअली तो समरी यही है इस चीज़ की कि पिछली जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ था स्टॉकिंग का। हाँ जी, तो हमें एक चेहरा ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत रेगुलरली दिख रहा है आपको ऑडियंस। हाँ जी, ऑडियंस में है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ है, एयरपोर्ट पे है, तो फिर आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ अटपटी चीज़ है। और फिर जो हम सभी जानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये परवरिश है कि हमने कभी भी लड़कों को ये नहीं बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम नहीं कर सकते। हमने हमेशा एक चीज़ सुनी है, वो तो लड़का है, तुम संभल के रहो।
और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा आप इस वाक्य से लड़कों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी मानसिकता में ये डाल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, he can get away with anything. मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल सकता है। और ये आप खुद इस वाक्य से उनको बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ में। लड़की पे तो बाद में असर होगा, पर उससे पहले आप अपने घर के बेटे को ख़राब कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि वो तो लड़का है। इनडायरेक्टली वो आपको बहुत नीचा गिरा रहे हैं कि वो तो लड़का है, उसकी हरकतें ही ऐसी है। पर इस वाक्य की गहराई में कोई नहीं जा रहा, उसको वो तो लड़का है। इसका अर्थ हुआ कि वो आपको पहले से इतना खराब मान के रखे हैं कि वो तो ऐसी हरकतें करेगा। क्यों करेगा? अच्छा तो लड़का भी तो अच्छा होता है। आज हमारे पिता है, हमारे भाई है, जो कई जिनकी मानसिकता अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, वो भी तो लड़का ही है, वो भी तो मर्द ही है। तो आप डे वन से यूं क्यों नहीं सिखा रहे कि नहीं, संस्कार जब दोनों को दिए जाए, अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। लड़कियां भी कोई ज़रूरी नहीं हर वक्त अच्छी होती है और लड़के भी ज़रूरी नहीं हर वक्त बुरे होते हैं। पर ये एक वाक्य हर लड़के को इस मानसिकता में डाल रहा है कि मैं बच के निकल सकता हूँ। तो ये आई थिंक शुरुआत थी कि सामने वाले को ये लगना कि अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो आप तो मना कर ही नहीं सकते, आप क्यों मना करेंगे? अगर हम इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, हमारी फीलिंग्स इतनी सच्ची है, आपकी फीलिंग्स जाए भाड़ में, लेकिन हमारी फीलिंग है तो आपको तो आना पड़ेगा। तो ये थॉट ने मुझे बहुत परेशान किया था। और सबसे दूसरी बात थी कि अगर मैं जो सिक्योरिटी के साथ घूमती है, जिसका आज नाम है, जो आज चाहे तो बहुत जनों को कह सकती है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ इसको ठीक करो, वो अगर इस हद तक परेशान हो सकती है तो एक नॉर्मल लड़की क्या करती होगी जिसके पास इतनी बातें नहीं? उसको या तो सबसे पहले घर पे बैठा दिया जाता होगा कि इसलिए तो हमने कहा इतना बाहर घूमो मत, इसलिए तो कहा इस समय बाहर जाओ मत, इस रास्ते से आओ मत। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के तो लड़की को ही करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 जन कह रहे हैं कि इससे अच्छा शादी कर लो ना, उम्मीद ख़त्म करो। एंड आई एम लाइक कि जस्ट बिकॉज किसी और को उम्मीद है तो मैं बिना मर्जी के एक और ये किसने क्षेत्र कहा में- आपसे कि शादी कर लो? मेरे ये आपको कमेंट सुनने मिलते हैं आसपास से, चाहे आपके रिलेटिव्स में से कुछ हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्तों के दूसरे परिवारों में से कोई हो सकता है, तो या फिर आपके आयोजकों में से भी कई आवाज़ें आपको सुनाई देने को मिलती है। तो और सिर्फ ये नहीं, मैं तो कहूँगी कमेंट में भी आते हैं आप, जब जिसके आप बात करें कि जब ये न्यूज़ वायरल हुआ था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कमेंट्स जाके देखिए। शादी नहीं करो तो यही होता है, तो सिंगल रहने बोला किसने, तो इतना घूमने बोला किसने। तो अभी आप इस बहुत देश की- टाइम लगेगा। इस देश की नागरिक हैं, आप कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। आप शादी करें, अभी करें, बाद में करें, कभी ना करें, वो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। पर इससे किसी को स्टॉक करने का, बदतमीज़ी करने का, पावर पोजीशन में अब्यूज़ करने का ये हक कहाँ से मिल जाता है? आप कभी भी शादी ना करें फॉर आर्ग्यूमेंट से, Exactly. तब भी किसी को हक नहीं है। But that's what I'm saying कि ये चीज़ नहीं सिखाया जाता ना घर पे। घर पे हर वक्त आपको यही कहा जा रहा है कि लड़की इज्जत का ध्यान रखे, घर के सम्मान का ध्यान रखे, परिवार का ध्यान रखे। लड़का कर सकता है, उसको हम संभाल लेंगे क्योंकि लड़का है। वो किया भी तो क्या है, वो कुछ गलत कर भी देगा तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, लड़की कर दे तो गलत है। तो वो माइंडसेट लड़कों को आगे जाके खराब। ये जो अपराधी है, मैं जानबूझ के उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जी आपकी मशहूरियत में उसका ना तो कोई योग है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। आई एम श्योर पुलिस ढंग से नाम ले रही होगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कुछ काबिलियतों पे मुझे बड़ा भरोसा है, मुझे भी है ना? पर तो वो आपके जो समागम होते हैं, सत्संग होता है, वहाँ पे आता था, फिर वहाँ आना, फिर धीरे धीरे वहाँ तमाशा करना, चाहे पब्लिक से चिल्ला देना या सेम होटल्स बुक करना। और जैसे आप कुछ बोल रही हैं, आपने पॉज लिया तो ऑडियंस से हाँ जी, ऑडियंस से चिल्ला देना कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली कमेंट्स करना, सेम फ्लाइट्स बुक करना, फ्लाइट में तमाशे करना। और जिससे आई थिंक हम रिसेंटली अभी जिस फ्लाइट जयपुर टू कोलकाता शायद जा रहे थे, और उस फ्लाइट में इतना भयानक तमाशा हुआ था, और उस तमाशे के बीच के कुछ कमेंट्स, कई बार कहते हैं ना बात करते करते भूल जाते हो कि कितना बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें गलत भी निकल जाती है। उसमें से एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा।
और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी। तो हमने, और उसके बाद भी सोचे, जब आप कहते हैं ना कि आपकी अपनी अच्छाई चीज़ों को रोकने नहीं देती, कि हमें ऐसा लग रहा है कि यंग है, फैमिली आ सकती है बीच में, फैमिली ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो हम ऐसे छोटे कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमने पहले नॉर्मल कंप्लेन किया, फिर हम जलंधर की कथा गए, वहाँ भी हमने एक और कंप्लेन किया, पर चीज़ें रुक ही नहीं रही। क्योंकि इस वक्त फिर जब कहते हैं ना, आपने जो एग्जैक्टली कहा कि पहली बार में आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम डरते हैं, हम कमज़ोर हैं, पर एक्चुअली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी आप जो कर रहे हैं उसके कारण, और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खराब हो जाएगा, पर उन्हें ऐसा लगता है हम कमज़ोर हैं। तो एंड में फिर लखनऊ में जब मेरा कार्यक्रम था, और वो बाय लक पुलिस का ही कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट इवेंट था, कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीजीपी, आईएएस, कलेक्टर यही आए हुए थे, और उस प्राइवेट प्रोग्राम में उसने एंट्री ली थी, और फिर वो स्टेज पे जब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब फिर जो तमाशा हुआ, जो मैं पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा, कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस के सामने ही हुआ, और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऑन स्पॉट ये चीज़ करी, चढ़ने नहीं दिया स्टेज पर, और ज़्यादा हमने इवेंट को भी रोका नहीं, तुरंत से वो लेकर चले गए। उस दिन हमने फिर एफआईआर करी कि अब शायद बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल, सारे परमार्थ के लिए अपना स्वार्थ इतना तो ज़रूरी है जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फिर उस वक्त जो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और एक औरत होकर अगर आप चुप हैं, तो मैं कहाँ किसी औरत को ये बोल सकती हूँ कि आवाज़ उठाओ। जब मैं इस पोजीशन पे आके आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, तो मैं फिर जो उस पोजीशन पे है भी नहीं, उनके पास शायद उतना पावर नहीं है, उतने लोग उनके आसपास नहीं हैं, मैं उनको कैसे कहूँगी आप आवाज़ उठाइए। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले तो काम मुझे करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं किसी और को बोलूँगी कि नहीं आप डरिए मत, अब आवाज़ उठाइए, आप बोलिए पहली बार में इस चीज़ को रोकिए, कि कोई ये नहीं कर सकता आपके साथ। I'm so sorry you had to go through all this. बट हमें, आई थिंक, हम कहते हैं कि चेंज आ रहा है, बट वो इतनी धीमी पेस पे आ रहा है, और उस चेंज के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी है, जैसे जैसे कि आज बहुत बड़ा चेंज आ चुका है कि हर घर चाहता है कि हमारी बेटियां काम करे, चांद पे जाए, पर जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। लेकिन ये सिर्फ औरत ही करे, और किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज़। लड़की काम करके आ रही है, लड़का काम करके आ रहा है, अब घर में बच्चे हैं, तो जब बच्चा पिता के पास जाए तो परिवार कहेगा औरत से कि थक के आया है, ले लो अपने पास। लेकिन जब औरत थक के आई है तो कहेगा इतना कैसा काम कि बच्चे पे ही ध्यान नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आपका दुनिया में इतना नाम है, फिर भी कुछ नहीं है। अभी भी एक तरीके का डिपेंडेंसी है, अभी भी एक तरीके की रोक टोक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी की बात, कि एज के बाद कर लो, उनको क्यों नहीं करना, ऐसा क्या है, ऐसा क्या और क्या चाहिए कि अब आपको सेटल। और मुझे लग रहा है कि मैं एक एग्जाम्पल मैंने अपने पापा को दिया था, जब उनसे लोग ये सब कह रहे थे, मैंने बोला पापा आप, कुछ औरत है जिनका आपने मुझे बचपन से एग्जाम्पल दिया, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है लता जी। उन्होंने शादी नहीं करी थी, क्या आप कहेंगे कि उनका जीवन अधूरा था? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे कैसे, उनको तो देवी तो हमारे का चाचा दर्जा जी दिया शिव गया शंकर है। शर्मा जी ने क्या कहा हाँ, फिर? वही वो कह रहे कि देवी का दर बिल्कुल नहीं है। तो मेरा दैट्स इट, कि कोई भी आपको कह रहा है, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, आप भी नहीं किया, वो मुझे डेफिनेटली बता रहे कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो मुझे कई बार लगता था कि इनके दिमाग में ये बात ना है कि मेरा जीवन अधूरा है। तो मेरा जीवन कहीं से अधूरा नहीं है। मुझे अभी मैं जैसे भी जी रही हूँ पूर्ण रूप से जी रही हूँ, चाहे खुशी के रूप में है, चाहे मेरे काम के रूप में है, चाहे मेरे आसपास की व्यवस्था के रूप में है, मैं पूर्ण हूँ। मुझे जब लगेगा मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है उस पूर्णता के लिए, और मैं उसको, लेकिन उसका पहले ऐसा नहीं मैं सेटल्ड हूँ, नहीं, मैं बहुत सेटल्ड हूँ, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब है खुशी, और मैं खुश हूँ। उनको, शिव जी को और सोनिया जी को, आपके मम्मी पापा को, समाज की ये बातें तब भी सुननी पड़ी थी क्या? क्योंकि आप 2 बेटियां हैं और हम लोग ऑब्सेस्ड हैं कि घर में बेटा हो, कोई उसके लिए जड़ी बूटियां बेच रहा है, कोई मंत्रों का उच्चारण करने कह रहा है, ये मिथ भी चलते हैं फलानी डॉक्टर के यहाँ करवाओ, उनके यहाँ तो शर्तिया होता है,
गंडा ताबी 10,000 ठट कर्म चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको सुनना पड़ा था। कई रिश्तेदारों को बेटा चाहिए था कि आप बेटा करिए। मेरी मॉम की मुझे बात याद है कि उनको किसी रिश्तेदार ने कहा था कि ऐसी ऐसी पूजा करा लो, आप बेटा हो जाएगा। और क्रोमोसोम बदल जाते हैं क्या पूजा करने से? पता नहीं। तो उनको कि पूजा माने कि मतलब जैसे कोई मंदिर जाना है, वहाँ पर आप ऐसे कुछ चढ़ा देते हैं, ये है। और लेकर भी गए उस मंदिर में, मम्मी को लेकर भी गए, और उनके साथ 1-2 जन और गए थे जिनको बेटा चाहिए था, और पता नहीं उनको हो गया। और मेरी मॉम के लिए तो फिर वापस वो जो रिश्तेदार घर आए, उन्होंने बोला इसका मतलब इसने मन से मांगा ही नहीं। कितने मन से मांगा? तो मेरी मॉम ने मुझे तब दुनिया बताया था भर कि में मैंने यश कमा भगवान रही है बिटिया। एकदम मेरी मम्मी ने कहा मैंने भगवान से सिर्फ इतना ही मांगा कि मुझे जो भी हो बस ऐसे हो जो खुश हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियां रुल जाए, तो मुझे बेटा हो कि बेटी प्यारे उतने ही हैं, लेकिन संतान ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के आने की वजह से जो मेरी 2 बेटियां हैं वो रुल जाए। मम्मी ने कहा मैंने बस यही बोला था। और पापा की मुझे बात याद है कि तब मैंने अच्छा काम कर लिया था, और किसी ने पापा को उनके बेटा है, मतलब ऐसे था या जो बेटा है उनके, और उन्होंने कहा था कि मेरे तो ऐसे ऐसे बेटे हैं, बेटा तो होना ही चाहिए, बेटे के बिना तो काम नहीं चलता। मेरे पापा ने कहा ठीक है जो भी है, मेरी जैसी एक बेटी करके दिखाओ बस। मुझे नहीं पता क्या है, पर मैंने ये जो है ये करके दिखाओ। और तब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कर दिया अपना काम, मुझे और किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि बेटियां ये कर सकती है, बच्चा ये कर सकता है, बेटा वो कर सकता है। मुझे जिसको प्रूव करना है उसको मैंने कर दिया कि उनको ये पता है बेटा हो कि बेटी, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसने काम अच्छा करना चाहिए, बस के माता पिता गर्व से ये कह सके कि मेरा बच्चा अच्छा निकल गया। बड़े बड़े मंचों पे उनका परिचय, उनका जिक्र ऐसे हो रहा है कि वो जया के माता पिता हैं, और क्या चाहिए। लेकिन आपने कहा कि रुलना ना पड़े, पर एक जगह वो बड़ी परेशान रहती हैं आपसे, जब आप और चेतना झगड़ते हैं कपड़ों और चप्पलों पे। ये क्या प्रकरण है बताइए थोड़ा। दुनिया का है। हाँ, बड़ी बहनों के कपड़े ही छोटी बहनें पहनती है, उन चप्पलें नहीं पहनती है वो, पहनना पड़ता है मजबूरी में। हम लोगों को मिलते नहीं है नए कपड़े। मैं दुनिया के सारे छोटे भाई बहनों का की यूनियन का मुखिया हूँ। बताइए आपका पक्ष क्या है? मेरी तरफ से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं क्योंकि उसको 1-2 चीज में है जिसका उसको शौक नहीं है। तो फोन्स में मैं कह सकती हूँ कि मेरे हमेशा फोन जो यूज्ड होते हैं उसके वो उसको मिलते हैं, फिर मैं नहीं खरीदती हूँ। तो ये चीज में मैं कहूँगी कि वो चीजें लेती है। कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम उसने वो कपड़े पहने जो मैंने पहने ही नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली शॉपिंग में अकेले नहीं कर सकती। मुझे शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है, बाकी मैं सब अकेले में खा अकेले सकती हूँ, मैं घूम अकेले सकती हूँ, मुझे शॉपिंग अकेले नहीं होती। मुझे कोई चाहिए, और उसमें स्पेशली मेरे परिवार के जो मुझे देख के बोले अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मुझे ये है कि भले मुझे अच्छा भी लग रहा है, कपड़े अपनों के सब मन अपने मन का, लेकिन बस एक शॉपिंग मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ चले। तो जब हम शॉपिंग एक साथ करने जाते हैं और हम कपड़े, और मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है चेतना, ले लो, नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, रंग ऐसा है वो है, और मैंने ले लिया अपने लिए। घर आते ही उसको अच्छा लग जाता है। हम घर पहुंचे नहीं कि उसको ऐसा लग रहा है नहीं अच्छा ही है, तो मैं यहाँ पहन लूँ, और जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है अभी तक। तो और जैसा मैंने अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तो ऐसा हो गया ना, मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा। तो वो दूसरे शहर में रहती है, वहाँ वो पढ़ाई कर रही है, और मैं उसकी अलमारी खोलती हूँ और मुझे मेरे ही कपड़े नज़र आ रहे हैं जो मुझे घर पे लगते कि गुम गए हैं, कि कहीं गुम गए हैं कहीं और कबर्ड में, और वो बाद में मुझे पता चलता है उसके शहर के उसके कबर्ड में रखे हैं। जया जी, अब कोई किसी ज्ञानी व्यक्ति को क्या ही ज्ञान दे, लेकिन जिन कृष्ण की हम आप आराधना करते हैं उनको सभी कलाओं में निष्णात बताया गया है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कला चौर्य कला भी है। तो ये उसकी कला है। तो उसमें देखिए, अब लेकिन उसके बाद गुस्सा तो आता था ना सबको। तो जब बड़ी बहन को गुस्सा आता है तो वो छोटी बहन को तमचियाती हैं, क्या करती हैं? बात नहीं करती है। तो सबसे गंभीर किस्म की प्रताड़ना है। बहुत, मतलब मेरी ये दिक्कत है
और मैं तो दिक्कत नहीं मानती, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरा मेंटल पीस रहता है। मैं कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करती हूँ जिसके बाद मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े कि सॉरी मैं मीन नहीं करती थी, क्योंकि मैं बात ही नहीं करती हूँ। वो कुछ घंटे मेरे लिए वो व्यक्ति जिससे मैं गुस्सा हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप कमरे में भी है और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ और वो बीच में है, तो मैं ऐसे करूँगी कमरे में मैं है और मम्मी ही है और तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा। सी थ्रू हर। और उसको है बात करना, उससे आप लड़ लो, आप झगड़ लो, पर बात करो। और मुझे बात करनी ही नहीं। तो हमारा झगड़ा वैसा झगड़ा नहीं होता कि घर में चिल्ला चिल्ली हो रही है, वहाँ पे बस उसको है कि मम्मी उसको बोलो बात करने को मुझसे। फिर कैसे ये शांति प्रस्ताव कहाँ से आता है, कैसे ये शांति प्रस्ताव आता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे कुछ खाने की मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो मुझे खाना खुश करता है। तो जब मुझे दिखता है, उससे दिख रहा है कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, तो उस दिन के डिनर पे या लंच पे मेरी थाली में मेरा मनपसंद कुछ मुझे दिख जाता है। जैसे उसने मंगाया क्या है। पसंद है जया को? जैसे ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ों में मीठा ही आता है, तो वो डोनट्स आ जाते हैं, कभी मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, वो आ जाते हैं। तो मुझे अचानक मेरी थाली में दिखता है और फिर मैं देखूंगी तो मुझे कनखियों से देख रही है कि आई एम सॉरी। अच्छा, ये उनकी लव लैंग्वेज है जी, उनकी। और सॉरी, बस मैं खुश हो जाती हूँ। फिर हमारी हंसी छूट जाती है और हम भूल जाते हैं कि क्या झगड़ा हुआ था। आपको आता है खाना बनाना? मुझे इतना आता है कि मैं भूखी नहीं मरूंगी। इतना ही आना चाहिए बस सबको। बस इतना ही आता है कि मैं कुछ ना कुछ तो बना लूंगी, मैं भूखी नहीं मरूंगी। पर मुझे ऐसे प्रॉपरली अगर आप कहे कि ये सब्जी ये नहीं आता मुझे। अरे आपको कथा कहना आता है, जो सबसे जरूरी है। जो भी पर मुझे नहीं आता। नहीं, हमको हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि कुछ लाइफ सेविंग स्किल्स हैं जो सब लड़के लड़कियों को सबको आनी चाहिए। बेसिक ड्राइविंग, बेसिक स्विमिंग, बेसिक कुकिंग, ये ऐसी 3-4 स्किल्स जी, की। मेरे माता पिता ने मुझे यही कहा हमेशा कि खाना इतना आना चाहिए कि भूखी ना मरो, सफाई इतनी आनी चाहिए कि गंदगी में ना रहो। तो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपको आनी चाहिए जो ताकि आप सरवाइव कर सको। पापा ने कहा उतना ही सीखो, उसके बाद अगर सीखना है तो उस पर डालो जिसमें रुचि है। खाने बनाने में रुचि है तब सीखो, हाँ। रुचि नहीं है तो समय नष्ट मत करो, काम पे लगो अपने। तो मुझे उतना ही आता है कि मैं बस अपना पेट भर सकूं, तो बस दैट्स इट। जैसे हमारी टीम में 2 लड़के हैं, संदीप सिन्हा और अभिषेक कुमार। उनकी भोजन में इतनी रुचि है कि वो हम सबका पेट भर सकते हैं, बड़ा रज के बनाते हैं। और ये इसलिए भी मैं जिक्र कर रहा था ताकि जो भी देख रहे हैं घर परिवार में वो ये समझें कि काम का जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो घर में लड़का लड़की हो तो उनको कुकिंग इसलिए सिखाइए क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग स्किल। ये नहीं कि कल को एक तो पराया घर हमको नहीं समझ में आता है। ये सुने इस तरह की बातें? बिल्कुल, बस ये मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं सुनी ये चीजें। रिश्तेदार बहुत सबसे है, पराए खतरनाक घर जाना प्रजाति। है, और सबसे क्या ऐसे सासू से बात। एंड हमने कहाँ अचानक से सासू कहाँ से आ गई? हम नॉर्मल बात करें, ऐसे ससुराल में करेगी, ऐसे वहाँ करेगी। और कैसे मैंने बोला, करेगी? क्या किस चीज पे टोकता है? तो जैसे मेरी हरकतें अभी भी मेरा बचपना गया नहीं है, तो उनको मुझे देखकर, मेरे पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, उन्हें देखकर लगता है कि अभी भी हमें लग नहीं रहा ये शादी लायक है कि जाके किसी घर को किस संभाल। चीज को वो बचपना करार देते हैं? आप बैठी हैं, मम्मी से अपनी चंपी करवा रही हैं, हाँ, आपको बहुत पसंद है। बहुत मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। और इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि और ये शर्त मेरी तरफ से, मैं किसी और पे इसकी जिम्मेदारी नहीं थोपती कि वो इंसान वैसा करेगा, कि मेरी जहाँ भी शादी होगी उसका बगल वाला घर मैं खरीदूंगी मेरे माँ बाप के लिए, कि मुझे आदत नहीं है उनसे दूर रहने की और मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ है मैं कि मैं अभी भी करूँगी। तो मुझे पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद है और वो भी ये चीज़ को समझ चुके हैं अब। लेकिन बाहर वाले होता है ना कि जब आप, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे, जब हम डिबेट करते, क्योंकि आपका काम है बात करने का, तो मेरा आज भी रूटीन है कि हम जब घर पे होते हैं तो अगर 4 दिन भी है तो 4 दिन में 1 दिन हमारा डिबेट का दिन है, और हम चारों बैठेंगे। उस वक्त हम भूल जाएंगे हमारा क्या रिश्ता है। तब आप, क्योंकि आप वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मम्मी से ऐसे बात करते हैं क्या पापा से। वो 1-2 घंटे कौन मम्मी पापा, कौन भाई बहन, भूल जाइए। हाँ। एक टॉपिक उठाते हैं। जैसे लास्ट डिबेट किस पे हुई? लास्ट डिबेट हमारी इसी पे एक्चुअली हुई थी कि शादी के बाद लड़कियां ही क्यों दूसरे घर जाती है। हाँ, बिल्कुल तो जेन्युइन मेरा सवाल है। एक वो था, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, और इसमें मैं एक तरफ लड़कों के साइड भी बोलती हूँ कि लड़कियों का
पलड़ा हमेशा भारी होता है हर झगड़े में कि मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, मैं तो सबको छोड़ के आई हूँ। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं हुई ना कि उस झगड़े में ये बात ऊपर आ रही है। तो मैंने पापा से कहा कि देखो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप शादी में इतना खर्चा या जिसको दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, दहेज में आप इतना पैसा दे रहे हैं जो इन टोटली गलत चीज़ें हैं। इससे बेटर है कि लड़का भी अपना घर छोड़ेगा, लड़की भी अपना घर छोड़ेगी और एक नया घर बसाएंगे। फिर दोनों इक्वली अपने माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं। कुछ दुष्ट रिश्तेदार कह देंगे हाय हाय इसने तो आने से पहले ही लड़के का घर छुड़वा दिया, तो आने भूल से पहले जाएंगे कि आपने वो भी तो तो मेरा छोड़ के घर आई। छुड़ा दिया। ये तो सेम ही बात है। बिल्कुल। क्या और इसमें हर चीज में है। आप रिसेंटली मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि, और मुझे इतना शौक हुआ था इस बात को सुन के, कि जो लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप से ट्यूशन लेती है वो तलाक की डिग्री लेकर ही आएगी। मतलब कि शादी के बाद माँ बाप से बात करना कम कर दीजिए। फिर किससे बात करें? आप वो कहेंगे कि आपका घर हो गया ना, यहाँ आपका परिवार है, सब है, आप उनको छोड़िए अब। पर दोनों नहीं हो सकते, ये मेरा नया ये अर्जित- उनको कौन समझाए कि आप मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए समझाने की बात अलग है, आप मानसिकता सोचिए। जिसके साथ मैंने 25-26 साल बिताए हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, वो खुद कैसे रह रहे हैं आपको पता नहीं है। आप कैसे ये बात बोल भी सकते हैं कि बात बंद कर दो? कैसे हो सकता? आप ये दिमाग में कैसे आ रहा है कि कोई अपने माँ बाप से रिश्ता छोड़ देगा? कि अब इतना मोह किस बात का है? हो गया ना शादी, अलग हो गए ना, अब छोड़ दो। तो ये थॉट मुझे अच्छा नहीं लगता। और सोचिए ये इतना हमारे माइंडसेट में बंधा हुआ है कि जब हम ये डिबेट कर रहे थे तो शायद लड़की के माँ बाप अपने बारे में सोचना भूल चुके हैं। तो मेरे पापा मुझसे कहते पर बेटा जब तुम अलग रहने की बात कर रहे हो तो जो लड़का है उसके पेरेंट्स बीमार पड़ेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? एंड मैंने बोला पापा बीमार तो आप भी पड़ेंगे। और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि वो सोच भी नहीं रहे कि उनके साथ भी चीज़ें होंगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? जब वो बीमार पड़ेंगे तो कौन है उनके पास? जब उनको किसी की ज़रूरत होगी तो कौन होगा उनके पास? वो दो अकेले ही घर में घूम रहे होंगे क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों की अगर आप शादी कर देते हैं तो यानी हम ऐसे माइंडसेट के साथ बढ़ते गए कि लड़कियों के माँ बाप मान चुके हैं कि हमको तो ऐसे ही रहना है, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। कि लड़की के माँ बाप भी ये सोच रहे लड़के के माँ बाप कैसे रहेंगे, वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मुझे ये था, हमने उस दिन ये बात की थी कि ये मुझे ऐसा लगता है अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि दोनों इक्वली आ रहे हैं, कि उसने भी अपना परिवार छोड़ा, इसने भी अपना परिवार छोड़ा, एक नया घर बसा रहे हैं और अब दोनों की जिम्मेदारी अपने अपने परिवार का ध्यान रखना। थोड़ा सा करेक्शन है, दोनों की जिम्मेदारी है अपने दोनों परिवारों का ख्याल रखने की, क्योंकि अपने में तो अब दोनों परिवार आ गए ना। देखिए इसमें क्या है यदि ना, मैं किसी स्त्री से विवाह कर रहा हूँ, जैसे मैं और मेरी पत्नी गुंजन, तो जो गुंजन के माता पिता हैं वो गुंजन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, पर मेरे भी तो अब वो अर्जित माता पिता हो गए ना सप्तपदी के बाद, तो उनकी चिंता सिर्फ गुंजन क्यों करेगी? नहीं, मैं उस तरीके की चिंता नहीं, पर जैसे हम फाइनेंशियली की बात करते हैं तो वो मिक्सचर बहुत ज़्यादा होगा कि आप यहाँ कितना वहाँ कितना, तो उस तरीके से आप अपने अपने घर का ध्यान रखिए। जब दिक्कत होती है ऑब्वियसली आप एक दूसरे को बोलते ही है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है, तुम थोड़ा, पर जब हम कहते हैं ना कि आप लॉजिकली प्रैक्टिकली जब हर चीज़ करते हैं तो एक शेड्यूल रूटीन बनाते हैं जो सेट है कि भाई चलो ये अकाउंट है, इससे इसका ध्यान रखा जा रहा है, वो है वो उसका ध्यान रखा जा रहा है, वो अपनी आपकी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वो चीज़ आप ध्यान रख लो कि हाँ इसकी जिम्मेदारी मेरी, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, इमोशनली जिम्मेदारी दोनों की ही है क्योंकि दोनों के लिए ही माँ बाप है, वो भी मेरे माँ बाप है, ये भी आपके माँ बाप है, वो हो गया। पर आपको एक पैटर्न तो सेट करना पड़ेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें मैं दूसरी क्वालिटी की भी बात करती हूँ कि आज क्यों है कि हर माँ बाप को एक लड़के की ख्वाहिश होती है। रीज़न भी है ना कि आज जब लड़की चली जाती है, अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तो क्या पता कईयों का है कि उनका इनकम भी वहीं जा रहा है क्योंकि उनको है कि मेरा भाई तो ध्यान रख रहा है, पर फैमिली तो भाई की भी है, पत्नी बच्चे हैं उसके, लेकिन वो अपने इनकम से पत्नी बच्चे का भी ध्यान रख रहा है, अपने माँ बाप का भी ध्यान रख रहा है। तब मैं एज अ गर्ल इक्वालिटी की बात कैसे कर सकती हूँ अगर मैं अपने इनकम में से अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रही हूँ? क्योंकि मैं सोचूं यहाँ मेरा परिवार है तो मैं तो पूर्ण रूप से यहाँ हूँ, वहाँ भाई ध्यान रख रहा है, पर भाई भी तो दोनों का रख ही रहा है ना। मेरी अकेली की तो शादी नहीं हुई है, भाई की भी शादी हुई है। तो इक्वालिटी की बात तभी आएगी जब लड़कियाँ ये पूरी जिम्मेदारियाँ
निभाएगी अच्छे से, जो कर सकती है। कईयों को तो मौका ही नहीं देते कि आप उनको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते, सिर्फ इतना ध्यान रखते कि शादी बड़े घर में होना चाहिए, फिर तो कमी किस चीज़ की है। पर ये गलत सोच है कि अगर आप बड़े घर में दे दो तो वो सुखी रहेगी, क्योंकि एक बहुत सुंदर रामायण से ही उदाहरण है कि राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज़्यादा जिंदगी तो वनवास में गई, उस महलों में तो वो रही नहीं। लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना ज़िंदगी निकाल ली। तो आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं एक शादी में शामिल होने के लिए रायपुर गया, तो बहुत सारे लोग, चूँकि ललन टॉप देखते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने आए, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था और मैं कनखियों से देख रहा था कि एक लड़का और लड़की जो प्रकट रूप से लग रहा था कि पार्टनर होंगे, गोलगप्पे खा रहे थे, आपके फेवरेट। और लड़की के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि पानी कुछ ठीक नहीं है। तो बाद में सब फोटो खिंचवाने आए तो वो दोनों भी आए, तो मैंने पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बहन पानी ठीक नहीं था क्या? तो हंसने लगे दोनों। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। लड़की राजनांदगांव के पास डूंगर गांव है, वहाँ के एक बड़े संपन्न परिवार से आती है। लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। दोनों की जातियाँ अलग अलग हैं और दोनों में बड़ा प्रेम। लड़की ने सीए की पढ़ाई की, लड़का अकाउंट्स ऑफिसर। और उसने घर वालों को बताया, सबको बताया, सब रिश्तेदारों को जा के ये लड़का है, नौकरी करता है, कविताएं रचता है, अच्छा लड़का, आप मिल लो। सब अपनी जाति के और पैसे के गर्व में कि अरे मैं जाता हूं तो उनके पिताजी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, इंतजार करते रहे। एक रोज लड़की की नानी ने पूछा कि बेटा तुम इतनी दुखी रहती हो, 30-31 की हुई, शादी क्यों नहीं कर? सही सही बताना। लड़की की माँ बचपन में गुजर गई थी, तो उसने बता दिया। तो लड़की की नानी ने उसको हिम्मत दी, बोले ये सब कहते रहेंगे, तुम कर लो। तो जो पिता धमकी दे रहे हैं कि अगर करेंगे तो बस हम कोर्ट तक आएंगे और उसके बाद नाता खत्म। उन्होंने शादी कर ली, दोनों खूब खुश हैं, पर उसको, लड़की को इतना दुख है, पूरा परिवार छूट गया। तो ये जो जाति का आचार, दम्भ का आचार, पैसे का कि साहब वो उतना नहीं कमाता, वो खुश है। वो दोनों ऐसे छौने से लग रहे थे, जैसे आप कल्पना करते हो ना कि शिव पार्वती कैसे मगन होंगे, एक राजा की पुत्री और एक ऐसा मलंग आदमी, पर खुश है ना। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अगर बच्चे काबिल है, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा व्यवहार उनका कराया है, वो जहाँ रहेंगे वो खुश रहेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वही है कि आप सोने का महल भी दे दो, वो उसमें भी दुखी ही रहेंगे। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल के। और मैं कहती हूँ जब आप बच्ची को काबिल बनाते हो ना, तो वो एक्चुअली रिश्तों में प्यार सम्मान देखती है। नहीं तो फिर वो बाकी चीज़ें भी देखेगी कि जब वो खुद काबिल नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा है नहीं भाई घर ठीक होना चाहिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कुछ है नहीं, खाना अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। पर अभी उसको लग रहा है नहीं मैं काबिल हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सम्मान दे सके, जो मुझे समझ सके। और यही एंड में चीज़ें रह जाती है, बाकी सब तो कुछ दिनों का दिखावा है। अब चाहे वो पैसा है, चाहे वो सुंदरता है, कुछ दिन आपको बहुत ये अट्रैक्शन देता है ये चीज़, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर माइंडसेट, व्यवहार, विचार, संस्कार, इन्हीं चीज़ों से प्यार होता है। सच्चित आनंद। तो यही चीज़ है। आप किसी के लिए बोले वो आपको कैसा लगता है, तो आप कभी बोलते हैं कि उसके पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है, इसलिए पसंद आया? कोई नहीं बोलता। वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत यही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो और फिर आप एंड में बोल रहे हो कि चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि आपने ये तो देखा ही नहीं ना। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिश्ता यही आगे लेकर जाएगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी सम्मान। और इसीलिए मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडेज विद मौरी, बहुत मशहूर किताब है।
उसमें एक प्रोफेसर साहब हैं जो अपने डेथ बेड पे हैं और अपने पुराने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो उसमें वो एक लाइन कोट करते हैं, लव इज़ द मोस्ट रैशनल एक्ट। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि प्रेम सबसे ज़्यादा तार्किक काम है, तब आप उसके साथ की जिम्मेदारियों पे बात कर रहे हो ना, कि आत्मसम्मान, सुरक्षा, बराबरी, साहस, डिग्निटी। हम और आप इस बात पे सहमत हैं जया कि हमें अपने बेटों को बेटियों को खूब सारे स्किल सेट सिखाने चाहिए। एक कहानी पता चली आपकी, मैं ऐसे पेंडुलम होता रहूंगा एकदम अति गंभीर से। मुझे उस वक्त मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है, क्या पता चल गया। नहीं, ये अच्छी कहानी है जिसमें आप खिड़की के किनारे बैठी हैं और हारमोनियम बजा रही हैं और चिल्ड्रन पार्टी दूर जाके खेल रही है कि दीदी डिस्टर्ब ना हो। कब सीखना शुरू किया आपने संगीत को, लय को? 7 साल की उम्र, 6 साल मैंने शुरू किया। कि 6ठी साल में मुझे लगा था कि मुझे क्या लगा, मुझे तो बस मज़ा आता था कि भजन गाना अच्छा लगता है। पर मेरे पापा की आदत है कि उनको ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज़ में बढ़ रहे हो तो उसकी बेसिक शिक्षा आपको होनी चाहिए जी। तो 7 साल की उम्र में मैंने क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। 2 साल सीखा मैंने। कौन सा राग सीखा पहला? मुझे आज कुछ भी याद नहीं, मुझे सच्ची कुछ भी याद नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लोगों से कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं डालिए, स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ मैं डालिए, सिंगर मत डालिए, क्योंकि जो मेहनत मुझे करनी चाहिए उस जगत में मैं नहीं करती। आपने इतनी जल्दी मना कर दिया, वरना मैं कहता अच्छा कुछ भैरवी में, अईर भैरव में, विहार में कुछ है, तिलक, कामोद, केदार और कुछ। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि जो सच है वो है, मुझे सच्ची नहीं पता। पर ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मैं सुर समझती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सुर में, लय में गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है, तो बस ये कि क्या है ये नहीं पता, पर अगर आप सुर मुझे पकड़ा दो मैं उसमें चल जाऊंगी अच्छे से। तो इसलिए मैं अपने आप को सिंगर बिल्कुल नहीं बुलवाती, क्योंकि मैंने वो काम, वो मेहनत उस जगत में किया नहीं। पर मैंने शुरुआत क्योंकि भजनों से करी थी, तो मैं अच्छा गा सकूं, इसके लिए मेरे पिता ने मुझे 2 साल की शिक्षा दी थी। देवी जी, जी, आपके कहे पर मैं यकीन तो करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं आपके गानों पे व्यूज़ देखता हूँ, आप जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं उनको देखता हूँ, आपने जस्सी गिल के साथ गुरबानी गाई है, 31 मिलियन व्यू आ चुके हैं उस पर, और आप कह रही हैं आपको सुर की। नहीं, मुझे राग वगैरह नहीं पता, ये सच्चाई है, मुझे नहीं पता। मुझे गाना आता है, मैं सुर से नहीं भटकूंगी, मैं ये कह रही हूँ आता है मुझे। हाँ। शायद वही चल रहा है, प्लस भाव है जो मुझे लगता है, मुझे सभी कहते हैं, चाहे फिर ये कोलैबोरेशन जस्सी गिल जी के साथ हुआ था या मैंने जुबिन नौटियाल के साथ भी किया था, सब मुझे यही कहते हैं कि भाव है जया जी, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मैं पूरी कहती हूँ कि हाँ। जस्सी गिल के साथ कोलैबोरेशन का कैसे वर्कआउट हुआ ये? तो How हम does it work? कैजुअली हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप मिले कैसे? लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, ओके। कि आपको एक दूसरे का काम अच्छा लगता है तो उस तरीके से। और फिर उन्होंने डिवोशनल कभी नहीं किया था इससे पहले। आप पंजाबी गाने सुनती हैं खूब? बिल्कुल सुनती हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी, तो उन्होंने डिवोशनल किया नहीं था, मैंने पंजाबी किया नहीं था। तो और उनको करना था काफ़ी समय से डिवोशनल, तो उनका ऐसा कहना है कि जब डिवोशनल उनके मन में आया कि हाँ करते हैं, तो उनके दिमाग में पहला नाम आया कि भाई फिर, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। तो उन्होंने फिर, हमने कहा कि चलो ठीक है करते हैं। और फिर जब पंजाबी करना है तो, और उनका पहला है, तो मैं भी यही चाहती थी और वो भी यही चाहते थे कि हम वाहिगुरु जी के लिए ही करें, क्योंकि उनका पहला है तो सबसे ज़्यादा भाव जो जुड़े हैं वो वहीं होने चाहिए। तो हमने वही किया। पर फिर भी उन्होंने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा था कि उस भजन के शब्द ऐसे हैं जो किसी पर भी चलते हैं, कोई एक धर्म के लिए है ही नहीं। और ये बात मुझे रियलाइज़ तब हुई जब ये भजन रिलीज़ हो गया और मैं देख रही हूँ जब लोग रील्स बना रहे हैं तो वो शब्दों से इतने ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि वो सिर्फ वाहिगुरु जी के लिए रील्स नहीं बन रहे थे। जिन दर्शकों ने नहीं सुना, आप वो शब्द अगर बता दें। नहीं, जैसे एक औना अपने बागा दा, जाना अपने भागा दा, नियत क्यों माणी करनी जब खाना अपने बागा दा, तेरी लीला न्यारी है, तू सांबी दुनिया सारी है, तू दुख भंजन तू सुखदाता, तू ही पिता है तू ही माता।
तो ये हर जगह खाटू श्याम जी के लिए भी बन रहा है, बालाजी के लिए भी बन रहा है। और उस दिन मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात थी कि हमने बनाया ही इस थॉट से था कि किसी एक के लिए है ही नहीं, ये सबके लिए है। और सब जब भी अपने भगवान को याद करें तो उनको ये शब्द रिलेटेबल लगे कि ये हमारे भगवान के लिए है। और शायद इसीलिए वो भजन सबको इतना अच्छा लगा। तो बस ये थॉट ही आया था कि करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड किया था? चंडीगढ़। मुझे था कि गाना उन्होंने बनाया है और प्लस पंजाबी है, सबसे बड़ी बात तो मुझे तो नहीं आती थी वो फिर उच्चारण accent, पे हाँ कैसे जी, काम किया? वो उन्होंने ही करवाया मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने पंजाबी गाने बहुत सुने हैं तो मुझे ऐसा लगा किसको मुझे किसको इतने- सुनती है? लेट्स डिस्कस योर पंजाबी प्लेलिस्ट। लेकिन मेरी दिक्कत है ये कि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, पर एक नाम मैं बोलूँगी, सतिंदर सरताज जी, गुरदास मान जी, इनके गाने मैं बहुत सुनती हूँ। तो इनको मैंने काफ़ी सुना था। मैंने जस्सी गिल को भी बहुत सुना था। तो उनके गाने भी जो स्पेशली उनके जो पुराने गाने थे, मैं कौन से हैं पुराने गाने? एक उनका नखरे सॉन्ग बापू है। जमींदार। हाँ जी। अच्छा, वो भी तो वो स्कूटर लेके घूमता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनके आप गाने कौन सा भी बता रही थी? बहुत- नखरे? नखरे, ये भी एक बहुत प्यारा गाना उनका था, जो मैं एक्चुअली मुझे लगता है उनका पहला यही गाना मैंने सुना था, उसके बाद मैंने सारे गाने सुने थे। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एक्सेंट था मेरे अंदर कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिर भी बड़ी मेहनत लगी थी और अभी भी उसमें से एक वर्ड है जो मैंने कहा कि पागादा, उसे मुझे बड़ा समय लगा था और अभी भी उनके हिसाब से वो एक्चुअल वो नहीं मना हुआ कर रहा है, रूहानी है कह ना? रहा है अभी भी ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। अभी भी जब हम अगर, क्योंकि मैं एक और इवेंट के लिए चंडीगढ़ गई थी, हम फिर बैठे और जब भी उस वर्ड का होता है ना, वो मुझे ऐसे देखते हैं कि नहीं हुआ है ठीक से अभी भी आपका। तो हम जो दूसरा गाना करें, मैंने बोला मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी, तो हम पहले बैठ के तो सीखेंगे, उसके बाद हम डब करेंगे, ताकि नेक्स्ट में आपके मन में कोई कंप्लेंट ना रह जाए कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया। क्या ट्रिक है शब्द की? जरा जरा हाँ, मुझे भी। सचिन जरा कैमरा पकड़ो बेटा फुर्ती में। रजत, हाँ जरा इधर आओ, तुम भी इधर आओ। ये दोनों लोग ये चंडीगढ़ से हैं, ये जलंधर से हैं। लेट्स फिक्स दिस पजल फॉर नाउ, क्योंकि इन्होंने हम लोगों का भी बड़ा मजाक बनाया है। मुझे तो बड़ा समय लगा। इधर फिर इधर भी आइए ना, मैं correct दोनों हुआ लोगों का नहीं। सुनना चाहता हूँ जी। प्लीज, हाँ प्लीज बताइए ये क्या है शब्द में? जो बेसिकली भ होता है ना, भूपिंदर, वो भूपिंदर बोलना नहीं है, भूपिंदर हो जाता है वो। बहुत वो का मिक्सचर होता प है ना। और हल्का सा ह आता है, वो भूपिंदर है ना। बेसिकली हम कोई भी किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो मतलब गले से होता है वो, है ना। पंजाबी भाषा इज कि वो पूरे ऐसे पेट से लेके आ रहे हो उसको, है ना। तो भाग बिकम्स पाग, पागां दा, हाँ, है ना। तो वो मतलब जितने भी ऐसे ये तो भा है कि पा है? मिक्सचर। ना प है ना भ है, हाँ, इट्स सी। प। अभी कैसे बोलूं मैं, मेरी It's यही, per। वो मुझे मैंने बोला याद था। जैसे एक और वर्ड होता है झ, जैसे बोलते हैं चोना, चावल, झोना, झोना नहीं चोना, चोना, च के साथ ह आएगा हल्का सा, चोना। देखा, चोना। सबको समझ आ रहा है अब। और ये गुरबानी कौन सी है ये वाली? ये खाली हमने फर्स्ट लाइन गुरबानी की ली थी। जिसके सिर ऊपर हाँ तू जी, स्वामी सो सो दुख दुख कैसा कैसा पावे। अरे ये तो खूब सुनी है। हाँ। हाँ। तो मैंने भी सुना, मैंने मतलब ज़्यादा नहीं सुना, एक बार सुना था जब आया था। आई होप अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। Ladies and gentlemen, you are looking at one of the best documentary filmmakers of this country, Rajat and Ruhani. Please give a big hand. ये लोग बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। मैं जय आपको लिंक भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाड़मेर में पानी को लेके औरतों के जो संघर्ष हैं, बस्तर, लेह लद्दाख में नेचर को लेके एक कशीर डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई। बच्चे कितने किलोमीटर पैदल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए। और अभी ये मैंने सुन लिया है ना, दिस इज पर्सनल, पर मैं बोल ही देता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से अमृतसर जाऊँ। वो ऐसा अनिर्वचनीय सुख होता है। आप दरबार साहब जाओ, रात के वक्त थोड़ी भीड़ कम होती है, और जो परिक्रमा वाला इलाका है वहाँ आप बैठ जाओ, ऐसा लगता है कि वो सरोवर की जो शीतलता है वो आपके भीतर जा रही है। वो लगातार गुरबानी, तो वो सच में मैंने भी जब उसको पहली बार सुना था, वो एक प्रेयर है, मतलब कि आपको रोज सुनने का मन करेगा। वो ऐसा कोई ओकेजन का नहीं है कि हम सिर्फ कुछ ओकेजन्स के लिए, वो है कि आप रोज आप सुनिए। आप सुबह उठते ही आपको मन करेगा कि आप पहले उसको चलाओ, ताकि आपके दिन की शुरुआत इतनी सुंदर और इतनी
सुकून वाली हो कि आपका दिन अच्छा गुजरे। तो हमने जब वो सुना था ना, हमें भी ऐसा लगा था कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा बनने के बाद। सिमिलरली वीडियो में भी ऐसा ही हुआ। हम बड़े कंफ्यूज थे कि अब इतना सुंदर तो भजन बन गया है, पर वीडियो फिर कैसा बनाए, क्योंकि अगर वो मैच नहीं हुआ तो शायद वो सुंदरता सेम रह नहीं जा पाई। और फिर मैं दोनों चीज़ के लिए हमेशा उनको ही क्रेडिट देती हूँ कि वीडियो में भी उनकी पूरी सोच थी कि पहले हम सोच रहे थे कि हम कुछ स्टोरी भी निकाल सकते हैं, और फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि कहीं और बहुत ज़्यादा ध्यान पड़े। तो हमने बहुत ही सिंपल वे में एक छोटा सा सेट बनाया, और उसमें कलर्स मोस्टली वाइट और रेड है। रेड काफ़ी कम, वाइट बहुत ज़्यादा, और प्लस ऐसा लग रहा है ना कि आप आकाश में बैठ के गा रहे हो और एकदम प्योर, इतना सिंपल, इतनी सादगी, तो बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ी देर, बस आई थिंक 3-4 बार हमने उस भजन को शूट किया अलग अलग, क्योंकि आप एंगल, एंड डन हो गया। तो आपको लग ही नहीं रहा आपने बहुत मेहनत करी है, आपने, आपको सच में ऐसा लग रहा है कि आपने मन से एक प्रेयर बोला, आपने प्रेयर गाया, भगवान के लिए किया, और वो ख़त्म हो गया। कोई तामझाम नहीं लग रहा, कोई बहुत वर्क नहीं लग रहा, और रियल में कि मंदिर में बैठे हो, अपनी इच्छा आपने जाहिर की, आपने बोला, आप चले गए, दैट्स इट। अभी मैं पिछले दिनों कोई रील थी आपकी या वीडियो, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो जो बनारस की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे खड़े होके आप गा रही हैं। जी, वो भजन अभी रिलीज हुआ है, हमने महाशिवरात्रि के लिए, और हमने काशी में ही शूट किया है पूरा। अच्छा, वो बनारसी है ना? जी, जी। मैं कल ही जा रहा हूँ, तो वो तो बहुत हाँ जी, अद्भुत नगर है। तो वो हमने वहीं पे शूट किया था, और बहुत सुंदर शूट। मतलब बोलते ना, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है कि हमने रात का जो शॉट लिया था, उसमें हमने पूरी जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे हर जगह दिए लगाए थे, रियल दिए। कौन से घाट पे किया था? अले हमने अलग अलग घाट पे, कोई एक घाट पे नहीं, हमने बहुत सारे घाट, गणेश घाट है और मणिकर्णिका घाट के एकदम नीचे सीढ़ियाँ है, वहाँ पे शॉट लिया था। तो एक हमने पूर्ण रूप से पानी के बीच लिया है, कुछ भी आसपास नहीं है, सिर्फ हमारी बोट है, ऊपर ड्रोन चल रहा है, दैट्स इट। तो हमने बहुत अलग अलग, तो लास्ट शॉट था हमारा रात्रि का, जिसमें कि शादी हो गई। पहले हम गा रहे ब्याहेंगे शिव पार्वती प्यारी, और फिर ब्याहे है शिव पार्वती प्यारी, कि अब शादी हो गई। तो एंड में हम सीढ़ियों पर दिए लगे हैं, रियल दिए, जिनको जलाने में बहुत समय लगा था, और बारिश हो रही है, और हम डर गए कि खत्म, अब तो सब बड़े हो जाएंगे दिए। एक भी दिया नहीं बुझा, और हम शॉट कर रहे हैं,